ओके, सो सर्कुलर मोशन में अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर के बारे में, सो प्रीवियस लेक्चर की बात करते हैं। हमने क्या क्या स्टडी किया हुआ था, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स डिस्कस किए हुए थे। सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे, तो उन्हें एक बार फिर से रिकॉल कर लेते कि हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की। हमने कोनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम में डिफरेंस देखा था। हमने बात की थी कि दोनों में चीज़ों को कैसे अलग अलग कंसिडर करना है। जैसे हमने बात की कि कोनिकल पेंडुलम में जो सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल मोशन हो रही है, तो बाहर की तरफ लगेगा, जबकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रही है सिंपल पेंडुलम की, तो उसमें जो सेंट्रीफ्यूगल है उस वर्टिकल सर्कल से रेडियली आउटवर्ड लगेगा। तो ये थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस था, उसके अकॉर्डिंग फोर्स बैलेंस डिफरेंट हो जाता है। फिर टेंशन के हमने कंपोनेंट कर दिए और उसके अकॉर्डिंग हमने फोर्स बैलेंस देख लिया। सेम चीज हमने फोर्स बैलेंस यहाँ पर की, बिकॉज टेंशन के फोर्स बैलेंस नहीं कर पाए हमने उसके जगह पे mg के फोर्स बैलेंस किए, और हमने वहां पर देखा कि जो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो g sin थीटा बन रहा है। और मैंने टेस्ट में शायद एक क्वेश्चन भी रखा था कि नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। तो ये बात मैं पहले भी बोल चुका था कि कभी भी अगर नेट एक्सेलरेशन आ रहा है, मतलब आपको दोनों चीजें याद रखनी है। अगर नेट एक्सेलरेशन टोटल पूछा हुआ है, दैट मीन्स इट इज रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। AT होता है g sin थीटा एंड AC इज दिस m ओमेगा स्क्वायर r। तो दोनों को मिला के हम उस फॉर्मेट में कंसिडर कर सकते हैं। फिर हमने टाइम पीरियड की भी बात की कि टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं। इट विल बी रूट L cos थीटा बाई g। तो इसका मतलब ओमेगा क्या है, यहाँ पर अगर ओमेगा देखे तो यहाँ से ओमेगा भी देख सकते हैं हम। कैसे? यहाँ पर देखिए ओमेगा हमने यहाँ पर कंसिडर किया है 2 पाई बाई ओमेगा, तो इसका मतलब ओमेगा क्या है, यहाँ पर 2 पाई बाई ओमेगा है, तो सिर्फ 2 पाई हटा देते हैं, तो ओमेगा क्या आ जाएगा, रूट g बाई L cos थीटा। सो ये आपने बुक्स में देखे होंगे, प्रैक्टिस शीट में भी ये क्वेश्चन था कि कोनिकल पेंडुलम में ओमेगा कितना रहता है। उसके बाद हमने बहुत ही स्पेशल क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्प्रिंग डिस्कस किया कि यार स्प्रिंग में किस तरीके से हम अगर रोटेट करेंगे तो इलांगेट होगी, उसका इलांगेशन कैसे निकाल सकते हैं। फिर हुक्स लॉ वाला देखा। फिर हमने एक रॉड पे डिफरेंट टाइप के फोर्स देखे कि कितने फोर्स हमें कंसिडर करने होते हैं। फिर हमने एक रॉड के अंदर देखा कि कितना ज़्यादा फोर्स फील हो रहा होता है। नहीं सॉरी, पहले हमने रिंग का क्वेश्चन देखा कि एक रॉड के अंदर एक रिंग है जो रोटेट हो रही है, तो उसकी स्पीड और मोशन का हमने डिस्कशन किया, उसे इंटीग्रेट करके स्पीड और मोशन का डिस्कशन किया। उसके बाद हमने एक रॉड का टेंशन की बात की कि रॉड में टेंशन कैसे मिल सकता है, और पूरा हमने उसे इंटीग्रेट करके फाइनल पैटर्न भी निकाला कि फाइनल जो रोटेशन का फॉर्मूला है वो कितना आने वाला है, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स कहाँ से, एक्स रोटेशन वाले एंड से, अगर यहाँ से रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ से डिस्टेंस है, इस वाले एंड से डिस्टेंस है। तो एक्स अगर जीरो रख दोगे तो इस जगह पर जिस एंड से वो हिंज है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेंशन फील होने वाला है। तो यहाँ तक हमने टेंशन की बात की थी एक रॉड को रोटेट करके। तो आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हम रॉड की जगह एक लूप को रोटेट करने वाले हैं और उसमें टेंशन नोटिस करेंगे। तो सपोज ये एक वायर का लूप है, सो लेट्स से ये एक रोप या वायर है, कुछ भी है, और ये लूप है, और इस लूप को हम लेट्स से सेंटर के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, किसी ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, सो स्ट्रिंग में हमें टेंशन बतानी है। मास स्ट्रिंग का लेट्स से स्मॉल m है, एंड रेडियस का जो सर्किल बना हुआ है लेट्स से रेडियस है r। तो हमें बताना है कि इसमें कितनी टेंशन फील हो रही होगी। तो आई गेस आप लोग को ये तो आइडिया फील हो रहा है कि अगर हम इसे रोटेट करेंगे तो जो इसका मास है वो बाहर की तरफ एक फोर्स फील करेगा ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील करने वाला है। तो इसका मतलब अगर मैंने इसे बना दिया है और इसको हमने एक ओमेगा स्पीड दी है, लेट्स से ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं हम इसे,
तो इसमें क्या होगा, सारे एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब, इन सबको क्या फील होगा, एक, सारे ये मासेस है ना, इन सबको क्या फील हो रहा होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ फील हो रहा होगा, इन सबको पूरा सेंट्रीफ्यूगल फील हो रहा होगा। कोई डाउट? तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फील हो रहा होगा, इसी की वजह से तो टेंशन आने वाली है ना। क्यों? क्योंकि वो छोटे सर्किल में और सेंट्रीफ्यूगल उसे बाहर की तरफ पुश करके बड़ा सर्किल में लेके जाना चाह रहा है, बट लेंथ तो इतनी है, मतलब लेंथ अंदर से टेंस हो जाएगी ना। तो आइडिया सबको समझ में आया कि सेंट्रीफ्यूगल उनको बाहर स्ट्रेच करना चाह रहा है, बट वो पास में होल्ड करके रखना चाहते हैं, इसलिए उन्हें जो है टेंशन मिल रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब अगर इसको डील करना चाहते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम करना चाहते हैं, बहुत ही सिंपलर वे में भी देख सकते हैं। क्या? हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, लेट से ये क्या है, ये रोप का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, इसे हम बोल रहे हैं ये रोप का क्या है, ये स्मॉल एलिमेंट। किसी को कोई टेंशन इसमें? हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया और चेक कर रहे हैं हम कि किस तरीके से फोर्स लगने वाला है। आपको ये पता है कि ये एक बड़े सर्किल का पार्ट है, ये जो छोटा सा हमने पार्ट लिया हुआ है ये एक पूरे रोप का इस लूप का लेट से पार्ट है, ठीक है। तो अभी बताओ सिचुएशन क्या हो रही होगी कि इस लूप का जो हम पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक छोटा सा पार्ट है, तो जब ये बाहर की तरफ एक फोर्स फील करेगा, कौन सा फोर्स फील करने वाला है, सेंट्रीफ्यूगल। ओके, तो इसे बचाएगा कौन? तो इसको ये इसके बगल वाले एलिमेंट ऐसे खींच रहे होंगे ना, ऐसे टेंशन दे रहे होंगे। समझ आया कि नहीं? तो यहाँ पर ये टेंशन दे रहे होंगे। अब थॉट होता है कि फिजिक्स में हम किस तरीके से कंसिडर करते हैं, क्या ठीक है ये एलिमेंट को ये लोग बगल से टेंशन दे रहे होंगे इधर, जबकि सेंट्रीफ्यूगल कहाँ लेके जाना चाह रहा है, बाहर। अच्छा, तो क्या मैं अभी सीधा T इज इक्वल टू ये मैं डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूँ क्या, ये कुछ अभी मिसिंग है यहाँ पर? ऐसे नहीं कर सकते, कंपोनेंट्स के फॉर्मेट में हमें करना पड़ेगा। टी अकेले नहीं बचाएगा, कौन बचाएगा, टी का एक कंपोनेंट बचाने वाला है। तो देख लेते हैं यार, कर लेते हैं कंपोनेंट। तो लेट्स से कि ये एलिमेंट कुछ इस तरीके का है, सेंट्रीफ्यूगल तो पूरा एकदम ऐसे लग रहा होगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो देखो अगर मैं गौर करूं तो टी पूरा नहीं हेल्प करेगा, टी का जो है एक कंपोनेंट होगा जो एग्जैक्ट एफ के डायरेक्शन में लगेगा, ठीक। तो अगर मैं मान ले रहा हूँ ये थीटा है, तो ये हाफ कितना हो जाएगा, थीटा बाई टू हो जाएगा, ठीक। तो जरा गौर करो कि अगर ये थीटा बाई 2 है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा। थोड़ी बेसिक ज्योमेट्रिकल पार्ट है, ये भी थीटा बाई 2 ही दिखेगा आपको। ये जो एंगल है कितना होगा, थीटा बाई 2। किसी को डाउट है ये एंगल फाइंड करने में? किसी को कोई डाउट है क्या कि ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे? नो सर। ओके, पॉइंट ये होता है कि टेंजेंट जितना स्लिप होती है उतना ही उसका एंगल भी मूव होता है। मतलब यहाँ पर टेंजेंट है और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। फिर अगर टेंजेंट यहाँ पर पहुंच गई तो अगर ये थीटा है तो इसका मतलब ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से कितना शिफ्ट हो गई है, थीटा शिफ्ट हो गई है, ठीक है। क्लियर है यार? ओके, तो ये सिचुएशन हम यहाँ पर मान सकते हैं। तो अब बताओ कौन सा कंपोनेंट एफ को बचाएगा सेंट्रीफ्यूगल से? अरे भाई ये थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 वाला, ठीक। बट एक मिसिंग पॉइंट है, टेंशन तो दोनों तरफ वाले बचा रहे हैं ना, तो इसका मतलब साइन थीटा दोनों तरफ वाले मिलके बचाएंगे इसको। सो यहाँ पर दो आने वाले हैं टी साइन थीटा। कोई डाउट किसी को? तो इसका मतलब सेव करने वाले 2 होंगे, टी साइन थीटा बाई 2। कोई डाउट किसी को? बताइए, ये समझ आया? ये किसे बचाएंगे, उस एलिमेंट में सेंट्रीफ्यूगल जो लगेगा।
उस एलिमेंट के सेंट्रीफ्यूगल को। तो यार एलिमेंट का जो सेंट्रीफ्यूगल है, वो सेंट्रीफ्यूगल का तो फॉर्मूला क्लियर है, हमें कोई डाउट ही नहीं है उसमें। 2t sin थीटा बाई 2 सेंट्रीफ्यूगल का होगा m ओमेगा स्क्वायर r। बट ये m किसका लिखेंगे? m क्या है? आर्क का। वो आर्क का, वो एलिमेंट का मास है ये। तो मैं इसे देखो m डैश लिखूंगा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर वेयर m डैश इज मास ऑफ एलिमेंट। तो कैसे निकालेंगे यार एलिमेंट का मास, बताओ? हम क्या करेंगे, टोटल मास को डिवाइड कर देंगे किससे? 2 पाई से। तो ये क्या आ जाएगा, ये एक एंगल का मास आ जाएगा, एक यूनिट एंगल का, और इनटू हम अपना वाला एंगल करा देंगे। थीटा। कोई डाउट? ये सबको समझ आया? हमने 360 डिग्री से डिवाइड कर दिया और इनटू हमने अपना रिक्वायर्ड डिग्री कर दिया। सबको क्लियर है भाई यहाँ पे? यस सर। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसको, फिर इसको थोड़ा सा साइड रख देते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ 2t sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू m डैश की वैल्यू आ जाएगी एक्चुअल m डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर r। तो यहाँ से जो हमारा टेंशन आएगा, दैट इज अवर रियल आंसर फॉर द टेंशन। कोई डाउट किसी को? ये हमारा टेंशन का रियल आंसर है। बट पॉइंट ये होता है कि क्या हो अगर हमने एक छोटे से एलिमेंट में हमने ये चेक किया है, ये जो हमने चेक किया है। अच्छा एक चीज, t cos थीटा का क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल में लग रहा है। बैलेंस हाँ, हो गया ना। हॉरिजॉन्टल में लगे, बट उनका हुआ क्या, वो हमने क्यों नहीं कंसिडर किए? कैंसिल हो गए वो दोनों। कैंसिल हो गए गए। हैं। वेरी गुड। इसका वाला टी कॉस थीटा इस तरफ और इसका टी कॉस थीटा इस तरफ, दोनों ने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, इसलिए हमने ज्यादा बात ही नहीं की टी कॉस थीटा की। तो ये सिचुएशन हो गई हमारी। बट अगर मैं सोचूं कि मैंने एलिमेंट एक बहुत छोटा सा लिया था, सो फॉर वेरी स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, थीटा क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। डी। तो अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है, तो याद है हम क्या करते हैं, एक थ्योरी बताई थी, अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो नियरली थीटा थीटा। जैसी थीटा आती है। क्लियर? तो बस हमारा आंसर तुरंत दिख गया। क्या? 2t साइन थीटा बाई 2 को हमने सिर्फ क्या लिख दिया, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू इधर है m बाई 2 पाई थीटा ओमेगा स्क्वायर r। तो अभी हमारा काम बन गया। अभी आंसर एकदम सिंपल जो एग्जैक्ट आने वाला है वो आ गया। क्या? 2 कैंसिल आउट हो गया, थीटा थीटा कैंसिल आउट हो गया, और टी का आंसर आ गया। टी का आंसर क्या आएगा, m ओमेगा स्क्वायर r डिवाइड बाई 2 पाई। तो ये देखो, अगर फाइनल आंसर मैं बोलूँ तो ये आंसर ऐसा फील दे रहा है कि पूरा जो सेंट्रीफ्यूगल था वो एक एक यूनिट एंगल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। दिख रहा है ना, पूरा सेंट्रीफ्यूगल इन यूनिट एंगल, ऐसा कुछ जो है टेंशन हमारा आने वाला है पूरे वायर में। तो ये एक अच्छा पैटर्न था। इसमें किसी को कोई डाउट बताएं? नो सर। ओके गुड। तो ये एक सिचुएशन, एक अच्छा एग्जांपल जो हमने यहाँ सर पर ये डिस्कस किया। सॉल्विंग भी याद रखने की। हाँ एग्जैक्टली, सॉल्विंग याद रखनी है क्योंकि आगे कई सारे एलिमेंट में आपको जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये सॉल्विंग याद रखनी है कि हम कैसे फोर्सेस को बैलेंस कर रहे हैं, कैसे सेंट्रीफ्यूगल को हम बैलेंस कर रहे हैं, ये सॉल्विंग भी याद रखनी है। आंसर तो बहुत स्ट्रेट आ रहा है कि अगर आपको पूछा कि एक वायर में टेंशन निकालो तो दिमाग मत ज्यादा लगाना, एग्जाम में तुरंत रखना है क्या कि भाई पूरा सेंट्रीफ्यूगल लगेगा m ओमेगा स्क्वायर बाई r, और यूनिट एंगल में लगेगा डिवाइड बाई 2 पाई। ये टेंशन हो जाएगा पूरी वायर में, क्योंकि हम पूरी वायर का टेंशन नहीं बोलते, एक्चुअली टेंशन हर एक एक एलिमेंट में लगने वाला है, इसलिए हमने यूनिट एलिमेंट का निकाला था। बट ये सॉल्विंग याद रखना है कि डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज हो जाती है। चलिए एक और एग्जांपल जो हमने प्रीवियस प्रैक्टिस शीट में डिस्कस किया हुआ था, ऑब्जेक्ट इनसाइड अ रोटर। सो
एग्जांपल क्या एज अ पॉइंट ही याद कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट इनसाइड रोटर। ठीक है, रोटर मतलब एक लेट्स से सिलेंड्रिकल सरफेस है जो कि एक सिलेंड्रिकल बॉक्स टाइप है जो कि रोटेट हो सकता है। सो ये सिलेंड्रिकल ब्लॉक रोटेट हो रहा है और हमें पता है कि इसमें एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है एम मास का। तो ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अगर ये एम मास का ऑब्जेक्ट है तो क्या क्या सिचुएशन इसमें होने वाली है। इसको जब हम रोटेट करेंगे तो ये एक सर्किल में घूमेगा इधर, और अगर ये एक सर्किल में घूमेगा तो इसमें तुरंत क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। तो फोर्स बैलेंसिंग शुरू कर देते हैं। इसमें इस तरफ क्या लगेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो अगर इस तरफ एम ओमेगा स्क्वायर आर आएगा तो इस कॉन्टैक्ट से परपेंडिकुलर एक नॉर्मल भी तो लगेगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पर एक इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स। अगर नॉर्मल लग रहा है तो यहाँ पे एक mg है जो उसे गिराने का ट्राई कर रहा है, तो बचाने का ट्राई कौन कर रहा होगा, यहाँ पर एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, वो बचाने का ट्राई कर रहा होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट इनसाइड अ रोटर है और हमें उसे होल्ड करना है, मतलब फॉर ऑब्जेक्ट टू बी स्टेशनरी और फॉर ऑब्जेक्ट टू बी बैलेंस्ड, फॉर ऑब्जेक्ट टू बी बैलेंस्ड क्या सिचुएशन होनी चाहिए कि फ्रिक्शन इसको जो है बचा लेगा वहां पर। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या होगी कि फ्रिक्शन बचा लेगा किसको, mg को। एक्चुअल में फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए mg से। अगर फ्रिक्शन कम हुआ तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। सो मैक्सिमम अलाउबल फ्रिक्शन इधर इक्वल हो या फिर ज्यादा हो। और फ्रिक्शन कैसे रख सकते हैं, म्यू इनटू n से, और ये हो गया mg। और इस बार के लिए n क्या है हमारा, n किसे बैलेंस कर रहा है, m ओमेगा स्क्वायर आर। इसे बैलेंस कर रहा है। तो n की वैल्यू अगर लिखेंगे तो हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू mg। तो यहाँ से m तो कैंसिल आउट हो गया, बट यहाँ से ओमेगा पता चल गया कि यार आपको इतना फास्ट रोटेट करना पड़ेगा दैट ओमेगा मस्ट बी ग्रेटर देन ऑफ रूट म्यू r, सॉरी ओमेगा शुड बी G by mu r. क्लियर। तो ये सिचुएशन होनी चाहिए कि ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन g बाई म्यू आर, ये सिचुएशन आनी चाहिए हमारे इसमें। दूसरा, कभी कभी ओमेगा के जगह एक दूसरी सिचुएशन कंसिडर कर लेते हैं। ये तो हो गया क्या, रोटर। बट इसी कॉन्सेप्ट पे, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है डेथ वेल। सो लेट्स से डेथ वेल मतलब आपको पता होगा, ऐसे बहुत सारे उसमें देखा होगा टीवी में, मौत हाँ का कुआं। मौत का कुआं, क्या बात है। तो मौत का कुआं जो होता है हमारा, उसमें आप देखते हैं कि वो जो बाइकर है, वो बाइकर यहाँ पे स्टार्ट करता है और पूरे इसमें सर्कुलर फॉर्मेट में मोशन कर रहा होता है वो एकदम फास्ट। तो मतलब आपको देखना है कि उसे कितनी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, सो डेथ वेल वाले कॉन्सेप्ट में देखना है कि उसे कितनी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। तो अगर हम पहले देख ले, एकदम सिलेंड्रिकल डेथ वेल है, सिलेंड्रिकल डेथ वेल मतलब क्या, मौत का कुआं। ठीक है, तो उसमें अगर वो एकदम सिलेंड्रिकल है और उस पर्सन को सेव करना है तो देखें उसे कितना ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा या कम लगाना पड़ेगा। लेट से अभी मैं यहाँ पे फिगर तो नहीं बना पाऊंगा बाइकर का, मान लेते हैं ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, बाइकर है। ठीक है, सो वो बाइकर है जो एक सर्कुलर मोशन में ऐसे घूमने वाला है। तो अगर इस डेथ वेल में, हाँ ये रेडियस है r, तो ये किस स्पीड से घूमेगा, ये v हमें चाहिए कि वो गिरे नहीं। ठीक है, सो फॉर बाइकर नॉट टू फॉल क्या सिचुएशन होनी चाहिए, फॉर बाइकर टू बी स्टेबल क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसका Friction greater than बचा ले। mg. फॉर बाइकर टू बी स्टेबल,
फ्रिक्शन उसको बचा लेना चाहिए। सो फ्रिक्शन विल सेव इट, फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इट्स mg, और हमें पता है फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इनटू n, और अभी n अब हमें बार बार पता है ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाई r। क्यों? क्योंकि बाइक में आपको ओमेगा नहीं देगा कि घूम कैसे रहा है, बाइक वाले को ओमेगा क्या पता, बाइक वाला तो क्या मेंटेन करेगा, अपना v मेंटेन करेगा ना। हाँ, सो इसका मतलब इस बार जो लिखने का तरीका है वो बस बदल जाएगा, क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं आया। नॉर्मल रिएक्शन m mv ओमेगा स्क्वायर की बार। जगह mv स्क्वायर बाई r लिखेंगे, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन mg। सो इसका मतलब ये mg कैंसिल आउट हो जाने वाला है, और पता चल जाएगा कि उस बाइकर को मिनिमम कितनी स्पीड मेंटेन करनी है। सो v मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू rg। क्लियर? rg by mu। म्यू rg बाई म्यू। तो उसको इतनी वेलोसिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, किसके लिए? सेफ रहने के लिए। इससे ज्यादा होगी तो चलेगा, इससे कम हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वी सेफ जो होगी दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस अवर रूट rg बाई म्यू। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी कि जब क्या कंडीशन हो रही है, जब वो स्ट्रेट है। ठीक है, बट जनरली जो डेथ वेल होते हैं वो ऐसा सिलेंड्रिकल नहीं रहते हैं। जनरली डेथ वेल कैसे रहेंगे? थोड़ा सा इंक्लाइन रहेंगे, इंक्लाइन रहेंगे। सो नॉर्मल डेथ वेल देखें अगर, तो नॉर्मल जो डेथ वेल आपको दिखेंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे, इंक्लाइंड रहेंगे। तो अब आपको पता चलेगा कि पहले वाले क्वेश्चन में ज्यादा इजी था या अब ज्यादा इजी है। देखें, तो सपोज ये बाइकर है, ये एक पॉइंट है, और वो अब इस सर्किल में मूव कर रहा है। ठीक है, तो देखें पहले वाले क्वेश्चन में मतलब जब सिलेंड्रिकल था तब उसको इजी पड़ेगा या अभी इजी पड़ेगा, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लेट्स से ये v स्पीड से जा रहा है। अच्छा, v स्पीड से जा रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल कहाँ लगेगा? एग्जैक्ट इधर लगेगा। कोई डाउट इसमें किसी को? r क्या है? इस सर्कल की रेडियस। ओके, अच्छा अब देखें mg कहाँ लग रहा होगा? mg एग्जैक्ट ऐसे लग रहा होगा। ओके, यस सर। और नॉर्मल अभी एग्जैक्ट इसके बराबर होगा क्या? नहीं, नॉर्मल ऐसे इस प्लेन के नॉर्मल लगेगा, ये हमारा नॉर्मल होगा, मतलब नॉर्मल कुछ ऐसे एंगल पर यहाँ पर जाने वाला है। ठीक है, ये सिचुएशन हुई। तो इसका मतलब ये है कि उसको जो सेव करने वाला मतलब गिराने वाला फोर्स था वो अभी mg है या mg का कुछ कंपोनेंट होगा? जी mg होगा भाई। वो ऐसा इसको ब्रेक करके थोड़े ना गिरेगा, वो गिरेगा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा ना। mg कंपोनेंट होगा। mg का कंपोनेंट होगा, तो थोड़ा अच्छी बात हुई ना। उसको जो स्लाइडिंग फोर्स है, स्लाइडिंग फोर्स नाउ इट इज लेस देन mg। क्लियर? तो मतलब इस वाले में उसके लिए ज्यादा इजी है खुद को बैलेंस करना। पॉइंट समझ आया क्या? तो पॉइंट यहाँ पर ये है, नॉर्मल एंगल पे क्यों है? नॉर्मल 90 डिग्री पे होता है इस सरफेस से हाँ, ये हमेशा। प्लेन एंगल। तो ये प्लेन है ना, ये इससे 90 डिग्री पे रहना चाहिए नॉर्मल को, तो इसलिए वो रेडियल नहीं रह पाएगा, इस बार इस पे रहेगा। तो स्लाइडिंग फोर्स जो है उसको जो ड्राइव कर रहा था वो अभी लेस देन mg होगा। क्लियर? स्लाइडिंग फोर्स इज लेस देन mg और वो कंपोनेंट होगा। तो कैसे देख सकते हैं? देखें, ऐसा कर लेते हैं कि ये जो इंक्लाइन है, मतलब ये जो इंक्लाइंड है सरफेस, लेट्स से ये थीटा एंगल इंक्लाइंड है। क्लियर? तो इसका मतलब ये इंक्लिनेशन भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब स्लाइडिंग फोर्स कितना है एक्चुअल में अभी? जी कॉस थीटा। mg cos थीटा। ओके, गुड। तो यार अगर mg cos थीटा उसका स्लाइडिंग फोर्स है, उसको गिराने का काम कर रहा है, तो सेव करने का काम क्या होगा? अपोजिंग फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन है। अपोजिंग है फ्रिक्शन। ठीक है, अपोजिंग फोर्स है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कैसे निकाल सकते हैं? म्यू इनटू
n से। यार n इस बार क्या होगा, क्या mv स्क्वायर r कर दोगे क्या n को? नहीं, mg नहीं कर sin theta. mg साइन थीटा नहीं। दो चीजें आएंगी यहाँ पे, आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैं इस फिगर को आपको यहाँ पर अच्छे से बनाने का ट्राई करता हूँ। देखें, इस फिगर को मैं चाहता हूँ कि आप और अच्छे से देखें और क्लियर पिक्चर आपको हो कि फोर्सेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। ये सरफेस था, mg ऐसे लग रहा था, तो mg के दो कंपोनेंट हो गए, ठीक है। एक आ गया इधर, इधर पे क्या आ गया, mg cos थीटा, ये दिख रहा है ना यार सबको? यस सर। ओके, और इस तरफ आ गया भाई कौन, mg sin थीटा, mg sin थीटा। अब आपने एक पिक्चर तो मिस ही कर दी क्या, कि यार इस पे एक ये वाला भी तो फोर्स लग रहा था, mv स्क्वायर बाई r। तो ये बताओ कि अकेले mg sin थीटा देगा क्या रिएक्शन? अकेले mg है क्या नॉर्मल देने वाला? नहीं, एक और कंपोनेंट आएगा, किसका, इसका। स्क्वायर बाय आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या अकेले फ्रिक्शन अब उसको सेव करेगा क्या? नहीं, ये जो फोर्स है mv स्क्वायर बाई आर, अब इसका भी तो कंपोनेंट इधर लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें सेव करने वाले लोग बढ़ गए हैं। कैसे? एक तो फ्रिक्शन सेव करेगा और एक खुद सेंट्रीफ्यूगल का कंपोनेंट, मतलब वो जितना फास्ट मूव करेगा उतना अच्छा उसके पास एक कंपोनेंट आएगा जो उसे सेव करेगा। और नॉर्मल भी देखो बढ़ गया है। तो आप समझ आया कि क्यों डेथ वेल को इंक्लाइन रखा जाता है, ऐसा एकदम वर्टिकल नहीं रख देते हैं। समझ आया भाई लोग, आप लोग समझ आया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी देखो थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो बताओ यार, इस एंगल को फिर हम कितना मान सकते हैं? थीटा। थीटा कर थीटा। सकते हैं। कैसे? कि ये पूरा 90 डिग्री है ये वाला, तो ये मतलब 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। और अगर मैं इन दोनों की बात करूं mg और mv स्क्वायर, तो ये भी 90 डिग्री है। और अगर इसे मैंने 90 माइनस थीटा है तो डेफिनेटली इसे थीटा बोला होगा, तभी तो ये 90 माइनस थीटा आ रहा है। तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना है, थीटा है थीटा। हमारा। तो अगर यार ये एंगल थीटा है तो अब आप समझदार हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट आने वाले हैं। तो चलो mg कंपोनेंट कर cos लेते थीटा mg sin थीटा। हैं। mg sin थीटा हो चुका भाई, mg में कहाँ हो mg अभी? नहीं, mv स्क्वायर MV बाय प्लस आर। mv हाँ, स्क्वायर बाय mv mv cos। स्क्वायर square बाई by r cos. गुड। सो ये मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, mv स्क्वायर बाई आर ये है। और यहाँ पे एक और कंपोनेंट आ जाएगा विच इज mv cos स्क्वायर थीटा बाई आर इंटू कॉस कॉस थीटा। थीटा। और यहाँ पर आ जाएगा mv sin स्क्वायर थीटा। बाई आर इंटू साइन थीटा। तो यार देखो, जो नोट्स डायरेक्ट पढ़ेगा उसे कुछ नहीं समझ आएगा कि क्या क्या लिख दिया हमने, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि ये मैं डॉटेड कर रहा हूँ जिससे लगे कि ये एक्चुअल फोर्स नहीं है, हमने इसके कंपोनेंट किए हुए हैं। mg को भी डॉटेड कर देते हैं। डॉटेड मतलब उसके हमने कंपोनेंट कर दिए हैं, तो अभी वो रियल वाला फोर्स हटा देंगे, mg हटा देंगे, अब कंपोनेंट्स को बैलेंस करेंगे। तो बताओ क्या अपोजिंग फ्रिक्शन, अपोजिंग फोर्स में ओनली फ्रिक्शन है क्या? नो, नहीं। दो अपोजिंग फोर्स हैं। कौन कौन? एक mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा और दूसरा फ्रिक्शन फ्रिक्शन। म्यू इनटू एन। अब थोड़ी सी और अच्छी बात कर लेते हैं। अपोजिंग फोर्स के बाद हम थोड़ा सा नॉर्मल के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अपोजिंग को थोड़ा सा बाद में देख लेते हैं, उसके पहले नॉर्मल को देख लेते हैं। नॉर्मल फोर्स बताएं, नॉर्मल फोर्स। mv तो ये जो एन है, अब दो लोग आ गए वहां पर नॉर्मल में, क्लियर? कौन कौन आ गया? mg साइन थीटा है और प्लस mv स्क्वायर बाई आर का mv स्क्वायर बाय आर cos थीटा। कॉस थीटा है, ठीक है। और यहाँ पर फ्रिक्शन हमने म्यू एन ले लिया। तो इसका मतलब फाइनल इक्वेशन कैसे दिखेगी? गिराने वाला फोर्स कौन है? सिर्फ mg साइन थीटा, और बचाने वाले mg cos काफी लोग आ गए, थीटा। ठीक है। टू बैलेंस इट, सो टू बैलेंस ऑफ बाइकर, जो गिराने वाला फोर्स है उससे ज्यादा होना चाहिए सेव करने वाला फोर्स, क्लियर? सो एफ सेविंग वाला फोर्स जो है वो ज्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए एफ स्लाइडिंग वाले से, जो उसे गिराने का ट्राई कर रहा है। और सेविंग में भाई दो लोग आ गए, कौन?
mv² sin थीटा प्लस और कौन आ गया, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है म्यू इनटू एन, एन हमने ये बड़ा सा यहाँ पे देखा है, क्लियर। सो हो गया म्यू इनटू एन, इट मस्ट बी ग्रेटर देन mg cos थीटा, क्लियर है यार। कॉस्ट ओके गुड। अभी n की वैल्यू रख देनी है आपको बस, और mg sin थीटा को क्या करते हैं हम इस तरफ लेके आ जाते हैं, जिससे हमें पता चलेगा क्या, हम इसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो मैं इसे सिर्फ आपको ये लिख के दे देता हूँ कि ये पूरी इक्वेशन क्या है। ये होगी sin थीटा प्लस म्यू इनटू mg cos थीटा प्लस mv² बाई r इंटू cos थीटा, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg cos थीटा। ये क्लियर है सबको। ये सॉल्विंग इक्वेशन है, कुछ भी करना है आपको इस इक्वेशन से ही निकालना होगा, क्लियर। सर वो mg sin थीटा है। एक सेकेंड, प्लस स्लाइडिंग mg sin थीटा। ओके ओके, हाँ नॉर्मल में mg sin थीटा है, ठीक है, ये नॉर्मल वाले में mg sin थीटा है। तो ये सिचुएशन हमें याद रखनी है। अब इससे हम दो चीजें याद रख सकते हैं, क्या, अगर फ्रिक्शन गिवन होगा तो v फाइंड कर सकते हैं, और अगर v गिवन होगा तो फ्रिक्शन फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। सर मतलब आपने एक फॉर्मूला डिराइव किया क्या? हाँ, हमने एक कंडीशन डिराइव की है कि यार अगर वो एक्चुअल इंक्लाइन टाइप का डेथ वेल है तो फिर क्या क्या सिचुएशन होगी, कौन उसे बचाएगा, कौन उसे हैंडल करेगा। हमने ये एक कंडीशन डिराइव की जिसमें हमने 2-3 अननोन रखे हैं। क्या, तीन टाइप की चीजें दिख रही हैं आपको, देखो ड्राइविंग चीजें क्या हैं, v है, v वेरी कर सकता है, और थीटा वेरी कर सकता है, और म्यू वेरी कर सकता है, ये पैरामीटर्स हैं। तो क्वेश्चन आपको किस तरीके से हमेशा देगा, कोई दो दे देगा और थर्ड के बारे में पूछेगा, बट अगर उसने थीटा नहीं दिया तो सबसे टफ बन जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा, ये थीटा निकालना बहुत ही टफ हो जाते हैं जब दोनों आ जाते हैं। तो यूजुअल क्वेश्चन जो बनते हैं वो क्या बनते हैं, म्यू देगा और क्या पूछेगा कि कितनी स्पीड से रोटेट होना चाहिए, डन। और आपको इस तरह देगा कि मैक्सिमम वो 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर सकता है, तो बताओ म्यू कितना चाहिए कि वो सेफ रहे। समझ आया क्या? ओके ठीक है, तो ये मैं कंडीशन यहीं पे रोक देता हूँ, मैं बस सिर्फ ये सिचुएशन लिख रहा हूँ कि आपको कैसे उसे हैंडल करना, कैसे टैकल करना है, सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा था, क्लियर। चलो सबको समझ आ गया ना इसमें। अच्छा, अब इसमें एक डाउट वाली बात आती है, क्या आपको फ्रिक्शन का नेचर पता है ना। सोचो अगर वो ज्यादा फास्ट मूव करा दे तो क्या होगा, ये डोमिनेट कर सकता है ना, समझ आया। ओके हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे पॉइंट कि सिचुएशन क्या हो सकती है, क्या प्रॉब्लम एक हो सकती है कि अगर वो बहुत फास्ट मूव कर दे तो ये जो mv² sin थीटा है ये डोमिनेट करके उसको बाहर भी तो स्लाइड कर सकता है। मतलब आप ऐसा नहीं सोचे कि एकदम फास्ट मूव करा दो तो काम बन जाएगा, कैसे, अगर वो नॉर्मल फास्ट रहेगा तो गिरने से तो बच जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा फास्ट मूव कर गया तो फिर वो किस तरफ गिर जाएगा, बाहर की तरफ गिर जाएगा। ये समझ आया सबको? ये सिचुएशन सबको समझ आई कि वो क्या, कि अगर ज्यादा फास्ट होगा तो वो बाहर की तरफ गिर जाएगा, mv² sin थीटा उसको बाहर की तरफ गिरा देगा, क्लियर है। बताएं यार। यस सर। यस ओके गुड। यस देखो आपने ये ध्यान दिया होगा कि यार डेथ वेल क्या बहुत इंक्लाइन होता है, मतलब ऐसा स्टीप होता है या ऐसा फ्लैट होता है, स्टीप होता है। स्टीप होता है, देखे नहीं हो, फ्लैट होता है, किसने बोला फ्लैट होता है, देखा नहीं है इसका मतलब आपने सही से। स्टीप होता है, क्यों, क्योंकि हमें ज्यादा सेफ्टी फैक्टर उसे देना है। अगर स्टीप नहीं होगा, लेट्स से ये ज्यादा फ्लैट होगा,
ये ज्यादा फ्लैट होगा, मतलब ये थीटा अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब साइन थीटा क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर साइन थीटा ज्यादा हो जाएगा तो वो जो mv²/r का गिराने वाला कंपोनेंट था वापस उसे, वो भी तो ज्यादा हो जाएगा ना। तो बेटा वो नीचे गिरने की जगह कहाँ, बाहर की तरफ गिर जाएगा, मतलब उसका बाइक उस तरफ टर्न हो जाएगा। तो इसलिए दोनों चीजें मेंटेन करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि बहुत ज्यादा एंगल फ्लैट कर दिया, उसके बाहर की तरफ गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम इसका मतलब बोल सकते हैं कि ये जो कंडीशन है ये आपको मिनिमम सेफ स्पीड की तरफ लेके जा रही है। क्या ये जो बिलोंग कर रहा है क्राइटेरिया, दिस इज फॉर मिनिमम सेफ स्पीड, दिस इज फॉर मिनिमम सेफ स्पीड। अगर हम बताएं कि स्पीड एक लिमिट से ज्यादा इंक्रीज होगी, इफ स्पीड इज हाई देन क्या सिचुएशन हो सकती है, मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है कि वो ऑब्जेक्ट है और सारे फोर्सेस हमने यहाँ पर बता दिए आपको कि यहाँ पर जो कंपोनेंट लग रहा है, एक फ्रिक्शन लग रहा था और एक mv²/r इंटू साइन थीटा लग रहा है, याद आया। सोचो अगर ये ज्यादा है तो फ्रिक्शन का काम क्या है, फ्रिक्शन का काम तो अपोज करना है ना, तो क्या फ्रिक्शन ऊपर लगेगा क्या, अब भाई डोमिनेट कौन कर रहा है, mv²/r डोमिनेट कर रहा है ना, तो फ्रिक्शन तो हमारा एकदम काम से चलता है, बहुत ही स्मार्ट है, जो डोमिनेटिंग है उसका अपोज कर देना है उसे। सो इसका मतलब अगर डोमिनेटिंग ये है तो फ्रिक्शन तुरंत किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ, नीचे की ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रिक्शन विल अपोज द डोमिनेटिंग फोर्स, फ्रिक्शन विल अपोज द डोमिनेटिंग फोर्स। बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, पूरी इक्वेशन सब कुछ वही रहेगा, बाकी कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर एक था हमारा mg साइन थीटा था और प्लस एक ये वाले फोर्स का कंपोनेंट आया था, क्या था वो, कॉस mv²/r कॉस थीटा, इन दोनों को मिला के ही हमारा क्या बना था, नॉर्मल बना था। इन दोनों के बराबर हमारा क्या लग रहा था, नॉर्मल लग रहा था। तो इसका मतलब अभी भी नॉर्मल में कोई टेंशन नहीं आएगी, नॉर्मल अभी भी क्या रहने वाला है, वही mg साइन थीटा प्लस mv²/r कॉस थीटा। लेकिन बदल गया, फ्रिक्शन बदल गया, फ्रिक्शन किसका सपोर्ट करने लगा, mg कॉस थीटा का। सो mg कॉस थीटा के साथ फ्रिक्शन हेल्प करने लग गया, किससे बचाने के लिए, mv²/r साइन थीटा से। समझ आया। और जबकि पिछली बार क्या था कि फ्रिक्शन mv²/r साइन थीटा के साथ मिलके किससे बचा रहा था, mg cos थीटा से। देख रहे हो इसमें सिचुएशन। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझ आपकी सही से आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, आवाज लग रही कट हो रहा बीच है, में। आवाज वॉइस इज नॉट क्लियर सर। ओके, हेलो। जस्ट वेट अ सेकेंड, ओके। ओके यार, वाईफाई का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मेरे पे। सो मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट किया हुआ है, मे बी इसके वजह से कुछ लैग आ रहा है, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अभी वॉइस आ रहा है क्या? यस सर। हाँ सर। तो अभी मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है मैंने, तो मे बी उतना थोड़ा सा इश्यूज आ सकते हैं, देखते हैं हम, ठीक है। अभी पता नहीं, कॉल करना पड़ेगा, वाईफाई वर्क ही नहीं कर रहा बिल्कुल। चले देखते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप लोग बताइए। सो mg cos थीटा और फ्रिक्शन दोनों मिलके बचाएंगे किसे, mv²/r, और फ्रिक्शन हमें पता है कि म्यू इनटू n जैसा लिख सकते हैं। तो मैं बस आपको कंडीशन दे रहा हूं, मैं
इसको डिटेल में ऐसा कुछ सॉल्व करके नहीं लिख रहा हूँ कि क्या होना चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो हम इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं। आगे मैं एक जगह है आगे, वहां पर मैं सॉल्व करके प्रॉपर वैल्यू दूंगा, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट कर रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ नॉर्मल डिटेल में आपको लिख के बता रहा हूँ कि इस तरीके से हम जज कर सकते हैं कि ज्यादा मैक्सिमम भी स्पीड नहीं होनी चाहिए और ज्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा स्लो होगा तो mg cos थीटा नीचे गिरा देगा, ज्यादा फास्ट होगा तो mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा गिरा देगा उसको। तो इस अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है चीजों को कि कैसे उसे हैंडल करना है। डन। सो डेथवेल वाले का सिनेरियो समझ में आया सबको, दोनों केसेस? ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल ऐड करते हैं। सपोज ये एक पिन है और लेट्स से यहाँ पे इस टाइप की एक सेमी सर्कुलर रॉड हैंग कर रही है। ठीक है, और इसे हम घुमा सकते हैं, इसे हम रोटेट कर सकते हैं ओमेगा से। किसे? इसको हम किसी स्पीड ओमेगा से रोटेट कर सकते हैं। क्लियर? तो सोचो यहाँ पर अगर एक रिंग पड़ी हुई है, एक रिंग है यहाँ पर एम मास की, तो बताओ वो किस एंगल पर जाकर स्टेबल होने वाली है। लेट्स से ये एक रिंग है, तो ये किस एंगल पर, यहां से किस थीटा पर जाकर स्टेबल होने वाली है। डन। एक स्मॉल एम मास की रिंग है, आपको बताना है, और ये रेडियस आर है इसकी। सो फाइंड द एंगल, आप लोग सॉल्व करें, इसे ट्राई करें। फाइंड द एंगल, बैलेंस करें जल्दी से। सर इस रिवीजन टेस्ट में वो डिफरेंशिएशन होगा या नहीं? आपने सिलेबस देखा, ग्रुप पे सिलेबस पोस्ट किया क्या? क्या है? तो यस उसमें सर, क्या लिखा है? लेक्चर 5 to 10 5 18 तो बेटा अगर लेक्चर नोट्स ओपन करके देखोगे तो पता चल जाएगा कि डिफरेंशिएशन है कि नहीं है। बताओ यार, जिसे पता है डिफरेंशिएशन है या नहीं है? है ना सर? है। मेन तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही है। चलो जल्दी से बैलेंस करके कोई बताए थीटा क्या आएगा। सो लेट्स से ये किसी थीटा एंगल पर बैलेंस्ड हो रही है रिंग, तो आपको थीटा बताना है। चले, किसी ने सॉल्व किया, किसी का आंसर आया थीटा का? चले कोई बात नहीं, देखें डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग बताएंगे कि गलती क्या हो रही है, क्या किसने कहां पर गलती की।
सबसे पहले बताओ सेंट्रीफ्यूगल कहाँ लगेगा, इधर लगेगा क्या? बताओ यार, सेंट्रीफ्यूगल इधर लगेगा क्या? yes sir, हाँ सर। yes sir. Yes, sir. अरे कार्तिक यार, बड़े पागल हो यार तुम, क्यों इस तरफ लगेगा? नहीं वो अब जब हम इसे ओमेगा से रोटेट करेंगे तो क्या ये ऐसे ऐसे रिंग घूमेगी क्या? नहीं ना, रिंग किस सर्किल में घूमेगी? रिंग तो इस वाले सर्किल में घूमेगी ना, ऐसे इस आर में घूमेगी ना बाहर रिंग, लगेगा। ठीक है? तो इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल इधर नहीं लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल इधर लगेगा, m ओमेगा स्क्वायर आर। समझ आया क्या? अच्छा, मिसिंग पॉइंट क्या है? ये हमने ये वाला स्मॉल आर आपको दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं। तो बताएं स्मॉल आर क्या हो जाएगा? इसका मतलब हमें यूज करना पड़ेगा साइन थीटा। साइन थीटा विल बिकम व्हाट? स्मॉल आर डिवाइड बाय डायगोनल, दैट इज आवर एक्चुअल आर। क्लियर, समझ आया? तो ये कितने लोगों ने ध्यान दिया था? यस सर। बिल्कुल, वेरी गुड यार। कोनिकल पेंडुलम में हमने सेम सिनेरियो डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं ध्यान दिया इसका मतलब आपने कोनिकल पेंडुलम को अच्छे से केयरफुली नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं, बाकी रिमेनिंग फोर्सेस हम कर देते हैं। यहाँ पर हम mg लगा देते हैं। और एक कौन सा मिसिंग फोर्स है? यहाँ पर लग रहा है, वेरी गुड, नॉर्मल। नॉर्मल। mg, और नॉर्मल कैसे लगेगा? रेडियली लगेगा, ऐसा। तो ये लगेगा नॉर्मल। तो इसका मतलब कौन किसे बैलेंस करेगा, आप समझ गए। क्वेश्चन में कौन सा वाला थीटा दिया है? ये थीटा दिया है ना, तो इसका मतलब ये थीटा होगा। तो इधर क्या कंपोनेंट आएगा नॉर्मल का? n cos थीटा, और इधर cos थीटा। n sin थीटा। गुड। साइन तो देख लो यार कौन किसे बैलेंस करेगा, कर लेते हैं जल्दी से। n cos थीटा ने किसे बैलेंस किया? mg को। और n sin थीटा ने किसे बैलेंस किया? m ओमेगा। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे एंगल चाहिए तो मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा, क्लियर? बट तो यहाँ पर टेन थीटा क्या आ जाएगा? टेन थीटा आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर बाई G. जी। सो ये हुई इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। बिकॉज मुझे टेन थीटा चाहिए, सो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 करेंगे हम, ठीक? प्रॉब्लम ये है कि ये आर हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं था। आर हमें दिया ही नहीं क्वेश्चन में। हमें तो क्या दिया है? कैपिटल आर दिया है ना। तो इसका मतलब उस स्मॉल आर को क्या लिखेंगे? कैपिटल आर इनटू साइन थीटा। हाँ sir. आंसर अभी सही नहीं है, अभी हमें इसे फर्दर स्टेप लेके जाना पड़ेगा। आर को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल आर इनटू साइन थीटा। तो यार अगर साइन थीटा इधर आ गया तो आप टेन थीटा को भी तो लिख सकते हैं क्या? साइन थीटा बाई Cos theta. कॉस थीटा। मतलब Secant theta आ जाएगा. साइन टेन थीटा नहीं निकल के आएगा इस क्वेश्चन से, हमारा आएगा कॉस थीटा। क्लियर? साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर हमारा इस बार थीटा जो होगा वो कॉस के टर्म्स में आएगा। सो कॉस थीटा विल बिकम g बाई ओमेगा स्क्वायर इनटू r। अभी समझ आया क्यों ये क्वेश्चन मैंने कराया? ताकि आप केयरफुल रहें, एग्जाम में हमेशा 10 नहीं आने वाला है, ठीक है? ओके, गुड। यार ये बताओ, अब अगर मुझे टेन थीटा निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे? इन केस ऑप्शन में तो कॉस दिया ही नहीं है, टेन थीटा अब निकालना पड़े तो क्या करेंगे? ट्रायंगल बना लेंगे. तो हम स्मॉल आर को यूज नहीं कर सकते हैं, तो मतलब हमें स्मॉल आर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस फिगर में से हमने देखा, ये जो फिगर मैं इसको हाईलाइट करूंगा, इस फिगर में ये हमारी रेडियस थी और ये हमारा कैपिटल आर था। तो हमने परपेंडिकुलर ओवर डायगोनल वाले कॉन्सेप्ट से साइन थीटा यूज किया और उससे स्मॉल आर की वैल्यू देखी, और यहाँ पर हमने स्मॉल आर की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया आर साइन थीटा से। सो जिससे साइन थीटा कैंसिल आउट हुआ और इंस्टेड ऑफ टेन थीटा हमें क्या आ गया? यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। तो एग्जाम में हमें कॉस थीटा भी मिल सकता है और पॉसिबिलिटी है कि हमें टेन थीटा भी मिल सकता है। तो हम उसके अकॉर्डिंग ही दोनों चीजों को देखेंगे कि हमें टेन थीटा भी मिल सकता है और कॉस थीटा भी मिल सकता है। तो इस केस में हमें कॉस थीटा मिला है, हम टेन थीटा फाइंड कर सकते हैं इन केस अगर ऑप्शन में टेन थीटा है।
ओके, तो ये सिचुएशन थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सपोज एक व्हीकल है और वो किसी सर्कुलर टर्न पे मूव कर रहा है। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जो नेक्स्ट है वो व्हीकल टर्निंग ऑन सर्कुलर पाथ। ठीक है, सो व्हीकल टर्निंग ऑन अ सर्कुलर पाथ मतलब सपोज ये स्ट्रेट रोड है और लेट्स से कोई एक कर्व आ गया है और इस कर्व का कोई एक पर्टिकुलर रेडियस होगा हमारे पास, कि ये कर्व का कुछ रेडियस है आर। अभी देखो यार, ये जो ऑब्जेक्ट है या ये जो व्हीकल है वो इस सर्कुलर पाथ में मूव करने वाला है, तो हमें पता है कि इस पे कौन सा फोर्स लगने वाला है, एक से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। कितना, mv²/r लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अब उसकी रोटेशनल स्पीड थोड़े ना देगा, कार या कोई व्हीकल है उसकी हमेशा आपको क्या देगा, लीनियर स्पीड देगा, v देगा। तो इसका मतलब इसे सेव कौन करने वाला है, कौन बचाएगा इसको, फ्रिक्शन बचाने वाला है। ओके गुड, इसको सेव करने वाला फ्रिक्शन फोर्स है। डन। बट यार इससे एक प्रॉब्लम एक्चुअली क्रिएट हो जाने वाली है। फ्रिक्शन सेव तो कर लेगा बट यहाँ पर एक दूसरी प्रॉब्लम हमारी क्रिएट हो जाती है। तो दोनों चीजों को फिगर के थ्रू एक देख लेते हैं। ओके, सो लेट से मैंने ये सिचुएशन बनाई, एक व्हीकल, एक कार कंसिडर किया हुआ है, एक फिगर लिया हुआ है जिसमें हमें देखना है कि फ्रिक्शन कैसे सेव करने वाला है। ठीक है, तो जब तक मैंने ये 2D ऑब्जेक्ट बनाया था हमें दिख रहा है कि फ्रिक्शन बचा लेगा किसको, mv²/r को। तो अभी मैं ये फिगर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सेकंड बात करता हूँ। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे सेव होने वाला है। तो फ्रिक्शन बचा लेगा किसको, mv²/r से। डन, फ्रिक्शन सेव करेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, म्यू इंटू एन से, और वो हो जाएगा mv²/r। अच्छा, अभी ये स्ट्रेट रोड है तो नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, mg जितना। क्लियर, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा mg जितना। तो यहां से अगर मैं देखूं, m कैंसिल आउट हो गया, तो ये v क्या है, v ये स्पीड है जो बताएगा कि अगर फ्रिक्शन कम पड़ गया mv²/r से तो बाहर स्किड कर जाएगा ना। उसका मतलब फ्रिक्शन जो सेव करने वाला है वो ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब v² को जो स्पीड है उसको कम होना चाहिए किससा, √μ/r से। इससे हमें कम होना चाहिए उसको, v को, जो स्पीड है वो μ/r से हमारी कम होनी चाहिए। तो इसलिए हम स्पीड, इस स्पीड को क्या बोलते हैं, सेफ स्पीड। ये हमारी क्या बन जाती है, सेफ स्पीड। मतलब आपने कभी ध्यान दिया होगा हाईवेज में जब भी कोई ब्रिज वगैरह आ रहा होता है, कोई टर्न होता है थोड़ा सा, आपने देखा होगा वहां पर ऐसे हाईवेज में ऐसा लगा रहता है और यहाँ पे लिखा रहता है 60, कई जगह पे 40 लिखा होता है, कई जगह पे 25। पुणे वाले हाईवे पे आप देखेंगे बहुत जगह पे 25 लिखा होता है। पता है ये क्या होता है, सेफ स्पीड। ये क्या होता है, सेफ स्पीड। कि अगर आप इस स्पीड से ज्यादा जाओगे, इस स्पीड से अगर ज्यादा जाओगे तो आप कहाँ करोगे, आप बाहर की तरफ स्किड कर जाओगे। तो इसलिए जो लोग यूजुअली बाइक, कार ये सब मूव कराते हैं उन्हें ये चीज फील होती होगी कि टर्न में आपको स्पीड कम करनी पड़ती है। अदरवाइज आप इतना टर्न ले नहीं पाएंगे। सपोज ये शार्प टर्न है तो आपको स्पीड स्लो करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप टर्न नहीं ले पाओगे, आप ऐसे ही यहाँ बढ़ जाओगे। यार क्लियर फील हो रहा है सबको? यस सर। हाँ, यस सर। ओके गुड। अब यार प्रॉब्लम की बात ये Yes, sir. है कि जो उन्होंने ये लिखा है, जिन लोगों ने ये लिखा है, मतलब रोड बनाने वालों ने, उन्होंने क्या कंडीशन ली होगी, किसे देख के लिखा होगा। उन्होंने रोड बनाई है तो उनको रेडियस पता है, उन्होंने रोड बनाई है तो उनको फ्रिक्शन पता है। प्रॉब्लम ये है कि रेनी सीजन में तो वहां पे वाटर आ जाएगा ना काफी, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बेटा इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम आ जाएगी ना, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये तो रिस्क हो जाएगा।
कि अगर रेनी सीजन है तो ऑफकोर्स रिस्क ऑफ जो स्लाइडिंग है वो बढ़ जाता है, श्योर है, बट फिर ये सेफ स्पीड कैसे क्लियर हुई ये नहीं पता चला ना। तो इसका मतलब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ फ्रिक्शन के भरोसे नहीं रहते हैं, वो लोग डेथ वेल वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वो लोग ट्राई करते हैं कि फ्रिक्शन की हमें जरूरत नहीं पड़े, बिना फ्रिक्शन काम बन जाए। फ्रिक्शन एक्स्ट्रा सेफ्टी ठीक है, बट विदाउट फ्रिक्शन भी हम बैलेंस कर लें किसे, उसके ओवर टर्निंग को। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए रोड को थोड़ा सा बैंक कर दिया जाता है किसी एंगल पे। मतलब अभी पहले क्या थी, मैं 2D में देख रहा हूँ कि लेट से ये रोड है, आपको ऐसे स्ट्रेट दिख रही थी पहले, ये स्ट्रेट थी रोड और यहाँ पर लेट से कार थी। ठीक है, ये कार स्ट्रेट जा रही थी। अभी क्या करते हैं कि अभी फ्रिक्शन बचाने वाला है, यहाँ पे mv²/r लग रहा है और यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन बचा रहा है उसे mv²/r को। बट मैंने बताया कि सिर्फ फ्रिक्शन के भरोसे हम नहीं रह सकते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए इस रोड को बैंक कर देते हैं थोड़े से एंगल पे। तो आपने फील किया होगा, जिन लोगों ने ड्राइविंग के टाइम पे फ्रंट सीट में जो बैठते हैं उन्होंने ध्यान दिया होगा कि जब भी कोई बहुत शार्प टर्न होता है, आप देखोगे कि जो रोड का आउटर एज है, टर्निंग इस तरीके से होने वाली है, ये टर्निंग है रोड की, तो आपने देखा होगा कि शार्पर जो आउटर एज है वो उठा होता है थोड़ा सा। क्यों ऐसा करते हैं आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये व्हीकल है, mv²/r कहाँ लगेगा, इस तरफ लगेगा क्या, नहीं, वो तो टर्न के अकॉर्डिंग लगेगा ना, मतलब इस तरफ लगने वाला है। ओके, तो इसका मतलब क्या सिचुएशन होगी कि अगर mv²/r इस तरफ लग रहा है तो mv²/r का एक कंपोनेंट लगने लगेगा ना यहाँ पर। डन। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, थीटा है, अगर हमने इसे थीटा माना इस बार, सो mv²/r cos थीटा उसे सेव करेगा, और बचा गिराने वाला कौन है उसे, mg sin थीटा। तो मतलब उसका वेट mg sin थीटा ही खुद उसको स्लाइडिंग से बचाएगा। समझ आया। रोड को स्किड कौन करा रहा है, mg sin थीटा, तो कौन बचा लेगा उसे, उसका खुद का सेल्फ वेट ही बचा लेगा उसे कि टर्न होने से रहे। तो वो जो सेफ स्पीड कैलकुलेट करते हैं वो कहाँ से करते हैं, वो यहीं से करते हैं, विदाउट कंसिडरेशन ऑफ फ्रिक्शन। हाँ, अगर ये थोड़ा और ज्यादा हो गया तो ऑफ कोर्स आपको फ्रिक्शन वहां पर हेल्प करने नीचे की तरफ आ जाएगा, बट वो जो सेफ स्पीड कैलकुलेट की जाती है वो कहाँ से की जाती है, सिर्फ इन दोनों से, विदाउट फ्रिक्शन। क्लियर, पॉइंट सबको समझ में आया। तो ये सिचुएशन बन जाती है हमारी बैंकिंग ऑफ रोड का कॉन्सेप्ट। Sir, या sir, please explain again. ओके वेट, तो ये हमारा बन जाता है बैंकिंग ऑफ रोड। देखिए बैंकिंग ऑफ रोड की रिक्वायरमेंट क्या थी, सिचुएशन ये थी कि जब स्ट्रेट था तो कौन बचा रहा था, फ्रिक्शन बचा रहा था, mv²/r। बट जब हमें सेफ्टी कंसर्न है तो हम फ्रिक्शन के भरोसे नहीं रह सकते ना, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा रेनी सीजन है, कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा ना, तो वो mv²/r को बचा ही नहीं पाएगा। तो जो सेफ स्पीड डिजाइन की जाती है वो ऐसे की जाती है कि रोड को थोड़ा सा एंगल पे बैंक कर दिया इस तरीके से। तो रोड को एंगल पे बैंक करने से हुआ क्या, mv²/r का इम्पैक्ट कम हो गया। तो मैं यहाँ पे इस तरह लिखता हूँ, ड्यू टू बैंकिंग ऑफ रोड, ड्यू टू बैंकिंग ऑफ रोड क्या सिचुएशन हुई, इफेक्ट ऑफ mv²/r क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल वो क्या हो गया, लेस हो गया। क्यों, क्योंकि अब क्या बचा, इंस्टेड ऑफ mv²/r उसको जो बाहर की तरफ ड्राइव करने वाला था फोर्स, स्लाइडिंग फोर्स था, स्लाइडिंग आउटवर्ड, स्लाइडिंग आउटवर्ड फोर्स, जो स्लाइडिंग आउटवर्ड फोर्स था वो mv²/r के जगह पे कितना बचा, सिर्फ mv²/r into cos थीटा बचा। क्लियर। तो
इसका मतलब ये है कि अगर मुझे विदाउट फ्रिक्शन उसे बैलेंस करना है तो कौन बैलेंस कर लेगा? उसके वेट का कंपोनेंट ही उसे बैलेंस कर लेगा। सो सेफ स्पीड विदाउट द फ्रिक्शन, सेफ स्पीड विदाउट फ्रिक्शन, मतलब हमें फ्रिक्शन चाहिए ही नहीं, बिल्कुल विदाउट फ्रिक्शन भी हम उसे सेव कर सकते हैं। कैसे? कौन बचाएगा? mg sin थीटा बचाएगा। किसे? mv स्क्वायर बाई r इंटू कॉस थीटा को। क्लियर? तो mm कैंसिल आउट हो गया और देखो सेफ स्पीड क्या आ गई? सो v सेफ आ जाएगी विदाउट फ्रिक्शन। ये सेफ स्पीड याद रखना, रूट कॉस थीटा डिवाइड में आ जाएगा tan थीटा इंटू rg। ये सेफ स्पीड कब के लिए? विदाउट द फ्रिक्शन। क्लियर? सो ये विदाउट द फ्रिक्शन हम इतनी सेफ स्पीड यूज कर सकते हैं विदाउट द यूज ऑफ फ्रिक्शन। ऑलरेडी हमने यहाँ पे ये लिख दिया हुआ है। ये सेफ स्पीड कब है? जब फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ tan थीटा इंटू आर जी ही हमें सेफ स्पीड वहां पर दे देगा। क्यों? ड्यू टू बैंकिंग ऑफ रोड। थीटा क्या है? एंगल ऑफ बैंकिंग। थीटा क्या है? एंगल ऑफ बैंकिंग। थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग। क्लियर? तो यहां तक ये सिचुएशन हुई कि एंगल ऑफ बैंकिंग हमें ये पॉइंट रखना है। अब पॉइंट एक दूसरा भी है कि रिक्वायरमेंट एंगल ऑफ बैंकिंग की एक और थी, एक और रीजन था एंगल ऑफ बैंकिंग के लिए। क्या? सोचो, आप देखो अच्छे से, एक फीलिंग होती है, सपोज एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पर मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, आप कॉन्सेप्ट देखें। कॉन्सेप्ट, सपोज एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ओके, ये एक पॉइंट है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है एफ और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है एफ। बताओ नेट फोर्स कितना है? 0। क्या ये ऑब्जेक्ट टर्न होगा? नहीं, क्या ये ऑब्जेक्ट टर्न होगा? क्या ये ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं। होगा? नहीं होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, नहीं। बिल्कुल सबको ये फील हो गया है कि ऑब्जेक्ट गिरने भी नहीं वाला, रोटेट भी नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, अभी एक सिचुएशन नोटिस करेंगे, मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक सिचुएशन कि लेट्स से एक जो फोर्स है वो है इस तरफ और एक फोर्स है इस तरफ। व्हाट इज द नेट फोर्स नाउ? एफ नेट 0 है, बट क्या ये टर्न हो रहा है? यस सर। फीलिंग हाँ, आपको इंस्टिंक्ट यही बताएंगे कि ये टर्न हो रहा है और ये रोटेट होने वाला है। तो रोटेट होने वाला है ऑफ कोर्स। क्यों होने वाला देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये फोर्स अब इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमाने का ट्राई कर रहा है इसे। क्लियर? तो ये फोर्स भी तो अपोजिट में घुमाने का ट्राई कर रहा है, ये दूसरा वाला फोर्स इसे अपोजिट में ट्राई कर रहा है, ये इस तरफ रोटेट करने का ट्राई कर रहा है, ये वाला फोर्स। डन? और ऊपर वाला फोर्स इस तरफ रोटेट करने का ट्राई कर रहा है। तो बताओ किस तरफ टर्न होगी, लेफ्ट और राइट? राइट। राइट। समझ आया टर्न राइट क्यों होगा? कैसे पता चला? क्यों ऐसा लग रहा है? दोनों फोर्स तो सेम है ना। वो एफ वाला कॉर्नर में है ना, ऊपर वाला। एफ वाला कॉर्नर में, तो हमें फील आ रहा है कि यार एफ वाला कोई तो इम्पैक्ट ज्यादा डालेगा। तो राइट साइड होने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है? क्या? मोमेंट। मोमेंट डिसाइड्स द टर्निंग। क्लियर? और मोमेंट डिफाइन होता है, मोमेंट डिफाइन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस से। समझ आया? तो बताओ किसका मोमेंट ज्यादा होगा? कौन मोमेंट ज्यादा लग रहा है? ऊपर वाले फोर्स की डिस्टेंस ऊपर वाले, हाँ, वाले ऊपर वाले फोर्स। इसलिए वो मोमेंट ज्यादा लगा रहा है और इसलिए वो रोटेट हो जा रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? यहां तक टर्निंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर टर्निंग। किसी को कोई डाउट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओवर टर्निंग में? ओके, गुड, ठीक है।
ये कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरटर्निंग था कि फोर्स अगर डिस्टेंस पे तो वो उसे रोटेट करा देगा। इसका मतलब अगर मैं ये कार वाला फिगर लूं तो इसमें देखो आप ध्यान दीजिएगा सब लोग, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? यहाँ, समझ आया सबको? फ्रिक्शन यहाँ लग रहा होगा। और जो ये होगा mv²/r वो कहाँ पे लगेगा? वो तो ऐसे सेंटर पे लगेगा ना, सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। क्लियर? तो इसका मतलब बताओ, क्या mv²/r उसे ओवरटर्न नहीं करा देगा? हाँ, समझ आ रहा है कुछ? तो किस पॉइंट के अबाउट ये कार टॉपल कर जाने वाली है, ओवरटर्न हो जाएगी? तो मैं अगर देखूं तो ये कार इस वाले पॉइंट के अबाउट ओवरटर्न हो जाने वाली है। कंसिडर कर लेते हैं कि ये पॉइंट है कुछ P, सो इट विल ओवरटर्न, अबाउट P के अबाउट वो है, ऐसे टॉपल कर जाएगी। कौन टॉपल कराएगा? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल, ड्यू टू mv²/r एस सेंट्रीफ्यूगल। तो यार ऐसा तो होता नहीं कि कार हमेशा टॉपल कर जाए। कौन बचाएगा? इसका मतलब क्या लग रहा है? उसको ओवरटर्न होने से कौन बचाने वाला है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं भाई, फ्रिक्शन तो यहीं से पास हो जाएगा। फ्रिक्शन कहाँ मोमेंट टर्न कर पाएगा? mg mg बचाने वाला है। गुड। सो इसका मतलब उसको ओवरटर्निंग से बचाने वाला कौन है? mg बचाएगा। समझ आया क्या? क्लियर है? तो इसका Yes, मतलब sir. अगर वो ज्यादा फास्ट हो गया तो सिर्फ स्लाइड नहीं करेगा, गाड़ी घूम भी जाएगी। मूवीज में देखते हैं ना, टॉपल कर जाती है, तो कार हमारा ओवरटर्न भी कर जा सकती है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरटर्निंग समझ आया? यस सर। ओके। और Yes, हम sir. यहाँ पर देख लेते हैं कि ओवरटर्निंग से सेफ रहने के लिए क्या सिचुएशन होनी चाहिए। ओके, बैंकिंग ऑफ रोड मैंने थोड़ा पहले कर दिया है। ओके, सो बैंकिंग ऑफ रोड से पहले हम ओवरटर्निंग के बारे में देख लेते हैं। ओवरटर्निंग ऑफ अ कार। ओके, सो ओवरटर्निंग में किसका मोमेंट उसे गिराएगा? टॉपल कराने वाला है सेंट्रीफ्यूगल का, और बचाने वाला उसको mg का है, ग्रेविटी। तो मोमेंट ऑफ ग्रेविटी वो बचाएगा किससे? मोमेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल से। डन। तो देख लेते हैं। तो हमने मान ली कि कार की हाइट क्या है, कार के सेंटर ऑफ मास की हाइट क्या है? h। फिगर में दिख रहा है, कार के सेंटर ऑफ मास की हाइट हमने ले ली है h। तो ये थोड़ी सी आपको ध्यान देनी है कि कौन सी चीजें क्या क्या आपको कंसिडरेबली गिवन है। सो हमें ये चीज गिवन है कि ये हाइट कितनी है? h है। और हमने मान लिया कि कार की थिकनेस जो है वो है 2a। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की एज पॉइंट से? a। तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? mg इंटू a, और इसका क्या होगा? mv²/r इंटू h। a और h समझ में आया क्या है? a सेंटर ऑफ मास की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और h सेंटर ऑफ मास की वर्टिकल हाइट। डन। तो इसका मतलब ये m तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से v सेफ आ जाएगी। v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? v² कितना आ जाएगा? v² आ जाएगा ARG/h। ठीक है। तो v सेफ कितनी होगी? रूट ऑफ v मस्ट बी लेस देन
लेस होनी चाहिए वी को, क्योंकि ज्यादा होगी तो ये डोमिनेट कर जाएगा ना, मतलब ग्रेविटी बचाने वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब वी सेफ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, किससे, ए इंटू आर जी बाय एच से। क्लियर। और ये सेफ किससे किससे सेफ स्पीड है, फ्रॉम ओवर टर्निंग, कार ओवर टर्न नहीं होगी। क्लियर, समझ आया, फ्रॉम ओवर टर्निंग। इससे एक चीज फील आ रहा है कि अगर मैं सर्कुलर मोशन में यहाँ पे बात करूं तो ये दो टायर होंगे, दोनों पे नॉर्मल रिएक्शन N1 N2 आ रही होगी, क्या N1 N2 सेम होगी क्या, नहीं, नहीं सेम होगी। नो, सपोज ये रोड है तो किसको ज्यादा फोर्स फील हो रहा रेडियस होगा, अलग। हाँ ये दोनों का सिचुएशन है। मान लेते हैं इस टायर पे आ रही है N1 जो इनसाइड है, और आउटसाइड वाले टायर पे फील आ रही है N2, ठीक, और नीचे लग रहा है mg, तो क्या N1 इज इक्वल टू N2 होगा, नहीं, सिचुएशन तो ये ठीक है कि यार N1 प्लस N2 होगा mg, बट आपको पता होना चाहिए किस वाले टायर पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, इसकी टेंडेंसी क्या है, टॉपल N1 होने की है ना, अरे N1 पे पड़ेगा, बहुत सही यार, अरे ये ऐसे N2 टॉपल होने का ट्राई कर रहा N2 है, N2 टू N2, बाहर वाले टायर पे। या सो N2 विल बी ग्रेटर देन N1, ये कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। N1 एंड एट द स्टेज ऑफ ओवर टर्निंग, एट ओवर टर्निंग जब वो ऐसा टॉपल होने वाला होगा तो N1 तो खत्म हो जाएगा ना, N2 इज इक्वल टू mg। यस, सो एट ओवर टर्निंग जो होगा N1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, अगर ओवर टर्न कर रहा है तो N1 वहां पे 0 हो जाएगा। तो ये सबको समझ आ गया यहाँ पर, सेफ स्पीड का ओवर टर्निंग से सेफ कैसे रह सकते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड समझ में आया, ठीक। अच्छा, लेकिन अगर आप देखें टू व्हीलर वाली किसी चीज को, अगर कोई टू व्हीलर बाइक है, फोर व्हीलर में तो समझ में आया, फोर व्हीलर व्हीकल के लिए कोई टेंशन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका mg यहाँ पे बचा लेने वाला है। या टू व्हीलर का क्या होगा, सोचो ये टू व्हीलर वाला है, मतलब मैं साइड से देखूंगा तो ये व्हील दिखेगा, उसका mg तो यहीं से पास होने वाला है ना, और उसको तो mv²/r इधर लगेगा, तो क्या mg बचा पाएगा क्या उसको, नहीं, mg तो वहीं से ही पास हो रहा है, तो ये तो तुरंत गिर जाएगा ना, अंदर झुकते हैं। तो इसलिए क्या करता है ये जो सिंगल ये स्ट्रेट टू व्हीलर वाले जितने भी व्हीकल होंगे वो क्या करते हैं, थोड़ा सा अंदर की तरफ झुकते अंदर हैं। की तरफ झुकेंगे, जिससे चीजें बैलेंस होंगी। तो यहाँ पर हम एक और चीज देख लेते हैं कि रोड में तो हमने फोर व्हीलर के लिए तो रोड बैंक करा दिया पूरा, लेकिन बैंकिंग ऑफ रोड को यूज किए बिना खुद टिल्ट हो सकते हैं। अभी कार को तो ऐसा टिल्ट नहीं करा दोगे, ड्रिफ्टिंग कराने लग गए, एक तरफ ऐसे टिल्ट करा दिया तो काम बन गया, नहीं। तो जो साइक्लिस्ट या नॉर्मल टू व्हीलर व्हीकल रहेंगे उनके लिए क्या होगा, वो खुद टर्न होंगे, रोड टिल्ट होंगे, ओके, तो उसको हम बोलेंगे बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, ठीक है, ऑन अ बैंक्ड ऑन अ सर्कुलर रोड। तो वो क्या सिचुएशन होगी देख लेते हैं, ओके। तो आप ये सिचुएशन देखेंगे कि अभी इस फिगर में आप दोनों चीजें यहाँ पे कंसिडर कर पाओगे। सपोज एक बैंक्ड रोड है यहाँ पर, तो आप देखोगे कि पहले अगर वो स्ट्रेट होता तो mv²/r ऐसे लगता और mg नीचे लगता, mg बचा पाता क्या उसको, नहीं, बट ड्यू टू बैंकिंग विद द वर्टिकल, ये वर्टिकल से थीटा एंगल बैंक हो गया, उसकी वजह से क्या होगा कि ये इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल लगने वाला है वो तो इस तरफ लगेगा, बट अब उसका जो mg है वो उसको बचाने का ट्राई करने लगेगा, समझ आया। तो इसका मतलब ये है कि उसे कौन सेव करने वाला है ओवर टर्निंग से, mg, उसका खुद का वेट
वो इस तरीके से एडजस्ट करता है कि जिस तरफ टर्न होना है उस तरफ वो बेंट होता जाता है। तो जितना ज्यादा ये बेंट होगा, सपोज अभी स्ट्रेट था तो mg कहाँ था, यहाँ था, अब थोड़ा बेंट हो गया, mg आ गया यहाँ, और बेंट हो गया तो mg आ गया बाहर, तो ये डिस्टेंस मिलती जाएगी ना हमें। समझ आया? ओवर टर्निंग से बचने के लिए हमें डिस्टेंस वहां पर मिलती रहेगी, तो उसको जितना फास्ट चलाना पड़ेगा ये एंगल उतना ही उसे बैलेंस करना पड़ेगा। क्लियर? बट यहाँ पर हमारे पास एक अच्छी चीज है कि हमें ये डिस्टेंस की जरूरत नहीं है। हम विदाउट दिस mg इंटू दिस डिस्टेंस और mv स्क्वायर इंटू हाइट, विदाउट इसके भी हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। कैसे कर सकते हैं? हमें पता है कि mg को बैलेंस कौन कर रहा है, नॉर्मल, ठीक है, तो mg को बैलेंस कर रहा है नॉर्मल, नॉर्मल होगा mg को बैलेंस करेगा। बट नॉर्मल तो इधर लगेगा ही नहीं ना, अगर टायर टिल्ट है तो रियल में रिएक्शन किधर लग रहा होगा, ये डायरेक्शन में, ये हमारा रिएक्शन फोर्स है। तो इसका मतलब वो जो नॉर्मल है वो तो रिएक्शन का एक कंपोनेंट है। अगर पूरा रिएक्शन पूछेगा तो हमारा ये फोर्स होगा, उसका एक कंपोनेंट है, ठीक है। अच्छा, बट एन mg को बैलेंस करेगा। फ्रिक्शन किसे बैलेंस करेगा? mv स्क्वायर बाय r। mg स्क्वायर। ओके गुड, mv स्क्वायर बाई आर। तो ये फ्रिक्शन बैलेंस करेगा, और फ्रिक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इनटू एन। तो ये क्या आ गया, mv स्क्वायर बाई आर इज म्यू इनटू एन। तो यहाँ से सेफ स्पीड तो वही आने वाली है, सेफ स्पीड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एंगल बैंक होगा ये कैसे देख सकते हैं? तो ये हम इनडायरेक्ट वे पे देख सकते हैं। कैसे? सेफ स्पीड तो वही आ जाएगी, सेफ स्पीड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ स्पीड वही आएगी रूट आर जी बाई म्यू, ठीक है, ये आ जाएगी रूट आर जी बाई म्यू। सेफ स्पीड हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न है ये एंगल फाइंड करना। तो अगर आप ये एंगल देखोगे तो ये फ्रिक्शन वेक्टर है ना, इस तरफ दिख रहा है, और ये नॉर्मल है। तो अगर मुझे ये थीटा चाहिए तो मैं ये कर सकता हूं ना, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा फ्रिक्शन ओवर नॉर्मल। तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा किसके जितना आ जाएगा, म्यू के जितना आ जाएगा वहां पे। क्लियर? तो इससे हमें एक चीज क्या पता चली कि वो जो एंगल है टेन थीटा वो हमारा म्यू के जितना आ जाएगा। इसका मतलब ये जो सेफ स्पीड थी जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, क्या, सॉरी म्यू जी, ये होगी सेफ स्पीड म्यू आर जी। इसीलिए सेफ स्पीड का फॉर्मूला एक और आ जाता है, क्या, टेन थीटा इंटू आर जी। याद है वहां पे टेन थीटा क्या थी, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो यहाँ पर वो एंगल ऑफ बैंकिंग की जगह साइक्लिस्ट ही उतना टिल्ट हो जाता है। समझ आया क्या आपको यहाँ पर? तो पॉइंट ये है कि जो साइक्लिस्ट है उसको बेंट रोड नहीं चाहिए, बैंक्ड रोड उसे चाहिए ही नहीं। वो खुद उतना एंगल जितना रोड से उसे बैंक करना है वो खुद उतना एंगल बैलेंस कर लेता है। डन? रो tan थीटा समझा। ओके, टेन थीटा क्या हुआ, ये वर्टिकल का एंगल, टेन थीटा क्या है, एंगल विद द वर्टिकल, तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस ना। हाँ और सर, परपेंडिकुलर में कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है। क्लियर? यस परपेंडिकुलर में हमारा वहां पे क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स उसको वहां पर बैलेंस करने वाला है। तो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ से टेन थीटा निकाल सकते हैं, और टेन थीटा को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कितना बैंक होगा। सो एंगल ऑफ बेंडिंग अगर हमें चाहिए, क्या, एंगल ऑफ बेंट, वो वर्टिकल से नीचे लिख लेते हैं, एंगल ऑफ बेंट विद द वर्टिकल। सो एंगल ऑफ बेंडिंग विद वर्टिकल कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ बेंडिंग विद वर्टिकल टेन थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं, ये स्क्वायर करके देख लेंगे तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर जी। जितना फास्ट, अब ये सेफ वगैरह नहीं है कुछ, ये जितना फास्ट वो मूव करेगा उतना ही ज्यादा एंगल वो बेंट होगा। यहाँ से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि v जितना फास्ट होगा, v जितना हाई होगा,
हाई का मीनिंग यहाँ पे फास्ट स्पीड होगी। सो जितना फास्ट आपने देखा होगा उतना ज्यादा उसको एंगल बेंट होगा। क्लियर? एंगल ऑफ बेंड विद द वर्टिकल। तो क्या सिचुएशन हो जाएगी, जितना ज्यादा स्पीड से टर्न करेगा वो उतना ही ज्यादा टिल्ट होगा। और एक चीज, जितना पास से टर्न करेगा, जितना पास से टर्न करेगा आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो भी एंगल बढ़ेगा। मतलब अगर उसे, ये रोड है, आप फील कर सकते हैं, अगर आपको तुरंत ऐसे टर्न लेना है यहाँ पे तो आपको बहुत बेंट होना पड़ेगा, लेकिन आप एक बड़े रेडियस से आओगे, अगर ज्यादा हो गया, आप एक बड़े रेडियस से आओगे तो लेस स्टीप आपको बेंट होना पड़ेगा। समझ आई ये चीजें दोनों? तो किस रेडियस पे वो टर्न हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर जज कर सकते हैं। क्लियर है यार सबको? यस गुड। तो बैंकिंग ऑफ रोड में अभी हमने बात की थी कि विदाउट फ्रिक्शन बैंकिंग ऑफ रोड हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, विदाउट फ्रिक्शन बैंकिंग ऑफ रोड। अब अगर हम बात करें कि लेट से वहां पे हमें फ्रिक्शन की भी हेल्प लेनी है, सो बैंकिंग ऑफ रोड में when we consider friction in banked road, so banked road में अगर हम फ्रिक्शन कंसिडर करेंगे तो वहां पे क्या सिचुएशन होने वाली है, ठीक है? तो देखिए बैंक्ड रोड में अगर हम वहां पे फ्रिक्शन की भी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब दो केसेस बनेंगे, क्या, एक स्लो वाला और एक फास्ट वाला। क्लियर? मतलब ये सिचुएशन क्या, फॉर मिनिमम सेफ स्पीड, वी मिनिमम मतलब मिनिमम सेफ स्पीड। ओके, सो अगर मिनिमम सेफ स्पीड और मैक्सिमम सेफ स्पीड की बात करें, मतलब सारे फोर्सेस में ऑलरेडी एक बार दिखा चुका हूं, तो मैं थोड़ा सा फास्ट ही कंसिडर करूंगा। इस बार थीटा में यहाँ से गिवन है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अगर थीटा यहाँ से गिवन है, इसका मतलब mg के लिए थीटा ये होगा। जो प्रीवियस हमने डिस्कस किया हुआ था उसके लिए थीटा डिफरेंट था, आप समझे? इसलिए चीजें यहाँ पर थोड़ी बदल जाएंगी। क्या कि ये फोर्स क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा, ये mg cos थीटा हो जाएगा। और बिकॉज ये इस तरीके से रोड हमारा एक सर्कुलर पाथ पे होगा तो ये हमारा mv²/r होगा। तो इसके कंपोनेंट्स देख लें, अगर ये थीटा है तो इसका मतलब ये वाला भी थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, mv²/r इंटू cos थीटा, और यहाँ परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा, mv²/r sin थीटा। तो ये सिचुएशन हो गई हमारी कि जो बैलेंसिंग चलने वाला है। अब मिनिमम सेफ स्पीड मतलब ये कम पड़ रहा है, अगर ये कम पड़ेगा तो फ्रिक्शन क्या करेगा, उसको सपोर्ट देगा ना। तो इसका मतलब जब मिनिमम सेफ स्पीड की बात होगी, मतलब हम स्लो चला रहे हैं, तो स्लो चला रहे होंगे तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, फ्रिक्शन इस तरफ सपोर्ट करेगा। क्लियर? और जब हम फास्ट होंगे तो इसका मतलब फ्रिक्शन किसे सपोर्ट करेगा, फिर mg साइन थीटा को सपोर्ट करेगा। सो mg साइन थीटा इधर हमारा mv²/r इंटू कॉस थीटा है, और बिकॉज वो फास्ट चल रहा है बाहर स्लाइड होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो फ्रिक्शन अब हमें इनसाइड सपोर्ट करेगा। तो ये दोनों फिगर सबको समझ में है, प्रीवियसली भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से उसे सेफ बचा सकते हैं। सो मिनिमम सेफ स्पीड कितनी हो जाएगी,
अगर हमें यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो मिनिमम आंसर आएगा, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि मैं डिराइव भी कर देता हूँ चीज़ों को, तो यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ कि फ्रिक्शन प्लस वो दोनों मिलके बचाएंगे। सो फ्रिक्शन प्लस mv स्क्वायर बाई आर इंटू साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा होगा, ये बचाएगा किसे, mg साइन थीटा से। डन। और जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन प्लस mg साइन थीटा बचाएंगे मिलके किससे, mv स्क्वायर बाई आर इंटू कॉस थीटा से। क्लियर है, यहाँ तक ओके है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकता हूँ, फ्रिक्शन की वैल्यू लिख देता हूँ म्यू इंटू mg कॉस थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर इंटू साइन थीटा। ये समझ आया सबको, ये फ्रिक्शन हो गया, प्लस mv स्क्वायर बाई आर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा। ये सिचुएशन हुई। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, वी स्क्वायर वालों को अलग रख सकते हैं और म्यू को अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर mv स्क्वायर बाई आर कॉमन लूंगा तो यहाँ पर साइन थीटा रहेगा और कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, सो देखो म्यू का अंदर हमने मल्टीप्लाई करा दिया है, तो ये क्या बन जाएगा, म्यू साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा, प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये म्यू वाला उस तरफ लेके जाते हैं mg, तो mg अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। यहाँ से v मिनिमम आ जाएगा, m कैंसिल आउट हो गया, और मैं यहाँ पे मिनिमम स्पीड आपको याद कराता हूँ, फॉर्मूला आपको याद रखना है थोड़ा। मिनिमम सेफ स्पीड ऑन अ बैंक्ड रोड, v मिनिमम कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ m कैंसिल आउट हो गया, आएगा rg बाय, सॉरी रूट ऑफ rg, ब्रैकेट में रहेगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन म्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई डाउट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा अच्छी बात ये होती है कि एग्जाम में कई बार साइन थीटा कॉस थीटा अलग अलग नहीं देता है, जनरली बैंक्ड एंगल इतना कम होता है कि वो सीधा आपको टेन थीटा की वैल्यू दे देता है, लाइक ऐसे दे देगा कि टेन थीटा इज 0.2। अब निकालोगे क्या कॉस थीटा साइन थीटा, बहुत टफ हो जाएगा ना। सो उसके जगह हम फॉर्मूला किस में बना लेते हैं, टेन थीटा के फॉर्मेट में ही बना लेते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें, दोनों साइड से कॉस कॉमन लेके कैंसिल कर देना चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन म्यू टेन थीटा, क्लियर, माइनस। तो इस तरीके से हम सेफ स्पीड, मिनिमम सेफ स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये दोनों चीजें याद रख सकते हैं आप, या फिर टेन वाला याद रख सकते हैं, क्योंकि यूजुअली आपको टेन की वैल्यू दे देता है। और वो जो फिगर में मैंने इतना ज्यादा बैंकिंग एंगल दिखाया है ना, रियल में बैंकिंग एंगल इतना ज्यादा नहीं होता, बैंकिंग एंगल 5 डिग्री तक होता है बस। ऐसा नहीं होता कि रोड को पूरा 30 डिग्री इंक्लाइन कर दिया हाईवे को। ठीक है, हाईवेज में आप देखोगे जितने सर्कुलर टर्न वाले हाईवेज होंगे, आप फील करोगे कि रोड फ्लैट नहीं है, आप फील करोगे कि रोड का जो आउटर एज है वो ऊपर है। ठीक है, तो कई बार आपसे पूछ लेता है कि रोड की हाइट कितनी होगी, तो tan थीटा लगा दो बेस ओवर हाइट, आप लोग हाइट निकाल भी सकते हो। अच्छा, तो क्या इस तरफ सॉल्व करने की जरूरत है क्या फिर पूरा, नहीं, मुझे डायरेक्टली पता है कि इक्वेशन थोड़ी सी शिफ्ट होने वाली है बस। तो चले यहाँ पर अगर मैं एक लाइन में कर देता हूँ, क्या म्यू इंटू सेम फ्रिक्शन तो वही है क्या, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर इंटू साइन थीटा प्लस mg साइन थीटा इस तरफ आएगा इसमें, और mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा उस तरफ है। तो इसका मतलब ये जो म्यू mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा है वो उस तरफ सब्ट्रैक्ट में जाएगा, और ऐड में कौन रहेगा, mg वाला ऐड में रहेगा। तो इसका मतलब अगर मैं चाहूँ तो v मैक्सिमम डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कैसे, रूट आर जी, और हमें पता है कि इस तरफ जो आएगा ये mv स्क्वायर वाला, ये इस तरफ ऐड होने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा आ जाएगा, सॉरी ऊपर प्लस आ जाएगा। तो
और नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाने वाली है, मतलब ये हो जाएगा cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो ये थोड़ा आप ऐसे कॉमन सेंस से भी याद रख सकते हो कि आपको मैक्स वैल्यू चाहिए, यहाँ पे फिर मिस हो गया, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो नीचे न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। सो वी मैक्स की हमारी यहाँ पर वैल्यू आ गई। तो यहाँ तक यार हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होता है हमारा। हमने वापस से tan थीटा cos थीटा कॉमन लेके लिख सकते हैं। सो tan थीटा माइनस म्यू सॉरी प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ठीक है। हम इस तरीके से दोनों में ओवरटर्निंग के बारे में यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं। तो ये याद रखोगे तो बेटर रहेगा, आपको डायरेक्टली एग्जाम में यूज कर पाओगे। अगर याद नहीं है तो आप स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी बेटर रहेगा। आप डायरेक्ट फार्मूला भी याद रख सकते हैं और स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों चीजें देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हॉरिजॉन्टल सर्किल का पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग 1 मिनट देखें, प्रैक्टिस शीट आपको सॉल्व कर लेनी है। मैं आपको वहां पे इन्फॉर्म भी कर दूंगा, ग्रुप पे भी डाल देता हूँ कि कहाँ तक प्रैक्टिस शीट आपको सॉल्व कर लेनी है। आइए समय प्रैक्टिस शीट जो है क्वेश्चन नंबर 218 तक कंप्लीट कर लेनी है, ओके। मैं ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगा कि किस अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर लेना प्रैक्टिस शीट, ओके एवरीवन। ओके, बाय बाय एवरीवन देन। Bye. Thank you, sir. बाय बाय।